हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। ट्रम्प भाई साहब के कांड नहीं रुक रहे हैं और जिससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर अब जो उन्होंने किया है उससे यूरोप के साथ में ट्रम्प भाई साहब की ठंडी देखने को मिल सकती है और नए हफ्ते की शुरुआत में एक ग्लोबल क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ हैं, क्या है, हम इंग्लैंड को ले लें, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, उन सब पे उन्होंने 10% टैरिफ ठोक दिया। आपको याद होगा, जब भी वो टैरिफ कहीं ना कहीं ठोकते हैं तो यहां पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है और यहां पे ग्लोबल मार्केट क्रैश करती हैं। और जब ग्लोबल मार्केट क्रैश करती हैं तो उसका थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसा अभी हमें फील हो रहा है। अब मुद्दा क्या है, क्या ये बात बढ़ने वाली है? और जो मुद्दा इस टाइम पे है, ना ईरान है, ना चाइना है, ना रशिया है। इस टाइम पे मुद्दा है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, और उसके लिए जो उनके पैतरे हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने वार्न भी किया है कि भाई साहब, अगर हमें ग्रीनलैंड जून तक नहीं मिला तो ये 10% टैरिफ को यहां पर 25% कर देंगे। तो यहां पर जो नाटो के ज्यादातर मेजर जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन, उनके ऊपर उन्होंने 10% टैरिफ ठोक दिया है। अब यूरोप भी रिटेलिएट कर रहा है और यहां पे ट्रेड डील को सस्पेंड करने की बात कर रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ग्लोबल मार्केट में तो अनसर्टेनिटी ला ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यार, ये हालात कोई अच्छी जगह पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमने अक्सर सुना है, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ईयू की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो हमेशा एक टीम में होते हैं और उसका इम्पैक्ट खासकर एशियन कंट्रीज पे पड़ता है, या आप कह लीजिए उसका दबाव पड़ता है। और यहाँ पे अगर यही भिड़ेंगे तो अल्टीमेटली कुछ नई पावर्स निकल के आएंगी, और वो आप कह लीजिए एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें से भी होंगी, और एशिया कंट्रीज़ या आप कह लीजिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होते देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और मान लो लड़ाई हो गई, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि ये तो भैया क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं या ज़्यादातर हथियार हथियार बेचने पे लगे रहते हैं, लेकिन असली जो पैदावार होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं। तो ये नई कंट्रीज़ उभर के आ सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो एक बड़ा कांड ग्लोबली, जो कहते थे ना 2026 को लेके दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाएगी यार, ये कहीं उस लेवल या उस सीरियसनेस में तो नहीं जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है डिटेल में बताने के लिए, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये सिचुएशन बन रही है ना यूरोप के साथ में, अब दोनों की ठन गई है। पहले तो हमेशा देखते थे कि यार जो है यूरोपियन यूनियन, या आप कह लीजिए खासकर यूके की बात करते हैं, कहते थे यार जो यूएसए कहेगा वही करते देखने को मिलेंगे। सिंबॉलिकली ग्रीनलैंड पे जो यूएसए, जो यूके है या यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी जो है आर्मी वहाँ पे भेज दी है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जो ट्रेड डील यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में होनी थी, अब वो भी सस्पेंड या हाल्ट होते देखने को मिल रही है। अब इससे ग्लोबल मार्केट के अंदर, खासकर यूरोपियन और यूएसए मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि टैरिफ जब भी लगाए हैं तो जिस कंट्री पे लगाए हैं उनके स्टॉक यहाँ गिरते देखने को मिले। तो भैया यूरोप के ऊपर या यूरोप की स्टॉक मार्केट मंडे की शुरुआत में अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो यहाँ करेक्शन आते या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यूरोप, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, तो यानी कि यूरोप या अगर यूएसए की मार्केट गिरती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे। और भाई साहब, हमारा जो बिटकॉइन है वो तो छुई मुई का पौधा है, शॉर्ट टर्म में देखोगे तो उस पर भी एक इम्पैक्ट या गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो हर चीज के लिए तैयार रहना है। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मत भूलिएगा, जब गोल्ड और सिल्वर भागना शुरू हो जाएं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि भैया ग्लोबली कुछ सही नहीं है। हर जगह पे दुनिया के कहीं ना कहीं कोई किसी से भिड़ रहा है। अब यहां पर जब भी कोई किसी से भिड़ेगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी। क्या ईरान इजराइल की बात कर लो, रशिया यूक्रेन की बात कर लो, मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ तो घूम फिर के यूरोप के साथ जो ठनी हुई है उसका असली मुद्दा है रशिया और चाइना। अब यहाँ पे मैं ग्लोब स्पेशली लेके बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं इसीलिए लेके बैठा था कि ये भैया ये है छोटा सा हिस्सा ग्रीनलैंड का। हालांकि ये सिंबॉलिकली होता है, अगर आप देखोगे एक्चुअल में जो मैप होता है वो अलग ही होता है, लेकिन यूजुअली हम इस जो मैप के या इस गोले के आदी हैं कि हमें पता होता है। तो भाई साहब ये है ग्रीनलैंड, ये छोटा सा हिस्सा। यहाँ पे 5% यानी कि 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं और 5% एरिया में ही आबादी है, या नहीं तो ज़्यादातर ये जो है बर्फ़ के अंदर जो है कवर रहता है। अब सीन क्या है, ये है अपना अमेरिका, ठीक है, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया। अब जो अमेरिका की दलील है, अमेरिका क्या कहता है कि भाई साहब यहाँ ये रशिया है। अब रशिया के लिए ये रास्ता है और बीच में रोड़ा अड़ता है ये ग्रीनलैंड। अगर रशिया को यहाँ से आना है तो भैया अगर ग्रीनलैंड हमारे पास आ गया तो हमें एक नेचुरल डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई बोट से या कैसे कुछ आने की कोशिश करेगा तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो हमारे मेनलैंड जो अमेरिका ये है, हमारे उस पे आने से पहले इसको इससे गुजरना पड़ेगा, इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब भैया कुछ भी कह लो, कहीं ना कहीं मुद्दा शायद ये नहीं है। मुद्दा है कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वेनेजुला के साथ में किया है, आपको पता है यूएसए के ऊपर ऑलमोस्ट 35 से 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में तो उसका इंटरेस्ट ही उसको देना पड़ेगा हर साल। अब भैया डॉलर को लेके लोगों में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है और इसका हमें देखने को मिलता है सिग्नल, क्योंकि जिस हिसाब से सिल्वर या जिस हिसाब से गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स इस टाइम पे खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर से वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि यार पहले जैसे होता था, डॉलर को कहते थे बैग्ड है गोल्ड से, अभी तो नहीं लगता ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, नॉक्सफोर्ड की बात करते हैं, कितना गोल्ड है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो यानी कि सारा खेल इस टाइम पे कर्जे को लेके है, और यहाँ पर ग्रीनलैंड के पास में भी नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार है, और कहा जाता है 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर वर्थ के उनके पास में भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए हैं। और यहाँ पे अगर ग्रीनलैंड को ये कैप्चर करता है यूएसए, तो उसको 700-800 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और भैया इनके पास तो प्रिंटिंग चालू है, दे धड़ाधड़ भैया देते रहो, प्रिंट करते रहो और फिर खरीदते रहो। तो आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के ऊपर एक खतरा तो मंडरा रहा है। अगर यूएसए डिफॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पर पूरा ग्लोबल जो पावर सिस्टम है पूरा का पूरा रिसाइकल होता देखने को मिलेगा, और पता नहीं पावर जो शिफ्ट है वो होता ना देखने को मिले। तो हमें दिखाया शायद रशिया और चाइना दिखाया जा रहा है, लेकिन कहानी उससे कुछ अलग लगती है। कहीं ना कहीं हमारे पास अगर ये कंट्रीज़ आ गई तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एसेट्स हो जाएंगे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हम यूज़ करके शायद अपनी उधारी चुका सकें। तो गेम कहीं पे भी जा सकता है। तो ये सारा कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सारी स्टोरीज सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा समझ लो ये यहाँ पे क्रूड ऑयल को भैया उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व है जिनके पास में, वेनेजुला, वो आ गया। यह सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक नेचुरल डिफेंस तो मिलता ही है अगर ग्रीनलैंड को लेते हैं, और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो यार दोनों तरफ से विन विन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और ये कॉन्फ्लिक्ट
डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से चीज़ें करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है कि भैया ये बढ़ता देखने को मिले, और अगर कोई उंगली करेगा तो टैरिफ का डर, अगर जून तक नहीं मिला तो 25% टैरिफ का डर। और यहाँ पर आपको पता है यूएसए के साथ में कोई अपनी बात बिगाड़ना नहीं चाहता, और ख़ासकर उनके दोस्त चाहेंगे कि यार ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से ग्रीनलैंड को लेके ठन गई है, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई कल को ग्रीनलैंड की बारी आ रही है तो किसी और कंट्री को बोलने लगे यार पोलैंड वोलैंड को, भैया इनका बॉर्डर लगता है, हमें तो यहीं जो है इनका वो चाहिए, हम तो सीधा यहीं लड़ेंगे, हम अपनी मेनलैंड पे नहीं लड़ेंगे, पोलैंड हमें दे दो, जो जिसके रशिया से बॉर्डर लगते हैं, चाइना से बॉर्डर लगते हैं, दे दो। तो ये कोई आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन स्टोरीज बहुत हैं, बताने को बहुत कुछ है। लेकिन मोटा मोटा एक बात समझिएगा, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड हो, सिल्वर हो, और अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, उसको देर सवेर में फ़ायदा होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर नए ऑल टाइम हाई के आसपास है और लगातार नए हाई बना रहे हैं। बिटकॉइन भी फॉलो करता देखने को मिलना चाहिए, और उसका जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है जो बिटकॉइन के ETF हैं। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में तो नेगेटिव इन्फ्लो रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक रॉक लगातार बाइंग कर रहा है। ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि भैया वॉल स्ट्रीट को अब बिटकॉइन पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, या वो लगातार अब बाय कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा ओवरऑल सिग्नल है बिटकॉइन के लिए। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे अगर रीटेस्ट कर सकता है। फिलहाल अगर आप टेक्निकली भी देखते हो तो बिटकॉइन का प्राइस $94,000 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। 94, 95, 96 को टेस्ट किया, अभी $95,000 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ ये सपोर्ट को रिजेक्ट करता है या नीचे टूटता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50, 21, और एक साइकोलॉजिकली $90,000 बन के आ ही रहा है। 88 से $90,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और एक बड़ी सपोर्ट 83 से $85,000 है। और अगर यहाँ ये ब्रेकआउट कर पाया, 100 एक डे का मूविंग एवरेज है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल है 98 से $1,00,000, उसको पार करता है तो ये आने वाले टाइम के अंदर 1,08,000 से 1,06,000 से $1,10,000 के जोन में, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो भी निकल के आता है, वो मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है शॉर्ट टर्म को अगर छोड़ दो और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो और ये कहानी बुरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, या बिटकॉइन की जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन चल रही है और एक्सचेंजेस पे से 36,000 बिटकॉइन और विड्रॉ हो गए इस साल के अंदर, अभी हम 18-20 दिन भी नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है। और जिस हिसाब से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अभी भी लगातार माल बटोरे जा रहे हैं, तो भैया कैसे भूल जाएं कि खेल आने वाले टाइम के अंदर बड़ा है, और कहीं ना कहीं जब ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तो सेफ हेवन एसेट गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन हमारे लिए एक सहारा हो सकता है। बाकी बिटकॉइन अच्छा करेगा जिस हिसाब से सीजी है, बहुत सारे और एक्सपर्ट मानते हैं, तो हमें भी लगता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे अपना नया ऑल टाइम हाई 2026 में बनाता देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी ऐसी सिचुएशन होती है उस जब वो चीज़ें सही होती हैं तो भी भागता है। लेकिन ये मत भूलिएगा अल्टीमेटली गोल्ड और सिल्वर को ये कैच करता देखने को मिलता है, और ये चीज़ आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलनी चाहिए इस साल के अंदर। और सीजी का तो कहना है $2,00,000 भी ये जो है जाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो वो कहते हैं और सुपर साइकिल की बात करते हैं। और हमें भी पर्सनली लगता है कि जिस हिसाब से रायता फैल रहा है तो एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर जो है जो बिटकॉइन को भी देखा जाएगा, और बिटकॉइन आगे बढ़ेगा तो फिर अगर $2,00,000 बिटकॉइन होगा तो आपको क्या लग रहा है इथेरियम क्या $5,000 जो ऑल टाइम हाई है उसको नहीं छुएगा, या बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे होगा तो क्या आपको नहीं लगता इथेरियम, सोलाना, XRP ये इसको फॉलो करते देखने को मिलेंगे और नया ऑल टाइम हाई यहाँ बनाते देखने को मिल सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, हर चीज़ के लिए आपके पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2025 वाली गलती नहीं करनी है और हमेशा हर चीज़ के अंदर नहीं घुसना है।
यहाँ पे अच्छे कॉइन लो लेवल पर हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और स्ट्रेटजी बना के काम करना है, पोर्टफोलियो को सही से रीस्ट्रक्चर करना है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमें पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क कैसे लेते हैं, रिस्क को कवर करना आना चाहिए, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना झेल सके। और उसकी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर अगर क्रिप्टो में नहीं होगा तो आपकी रातों की नींद नहीं खराब होगी। सबसे ज़्यादा परेशान इस टाइम पे क्रिप्टो यूज़र ही है, तो थोड़ी समझदारी दिखानी है। अगर 5-10-20% का एक्सपोजर क्रिप्टो में है तो यहाँ पर मेजर पोर्शन उसका बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए, और खासकर 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम के अंदर होना चाहिए। और हम बहुत बार ये बात बोलते हैं क्योंकि दूसरे कॉइन्स का तो पता नहीं, लेकिन जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी तो यहाँ पर बिटकॉइन जैसे सिल्वर और गोल्ड है उसकी तरह कॉन्फिडेंस दिखाता देखने को मिलेगा, और इथेरियम देर सवेर में फॉलो करता देखने को मिलेगा। बाकी 25% में अगर दूसरे कॉइन्स हैं तो भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, और कई कॉइन अच्छा कर गए तो हमारी भल्ले भल्ले है। तो ये सारी समझदारी दिखानी है। कुछ कॉइन्स की भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन दोस्तों मेरी भी एक नाराज़गी है आपसे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब तो हमने शॉर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी है ताकि आप देख सको। कई लोग बोलते हैं छोटी वीडियो बनाओ, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें हम कई इंटरेस्टिंग गोल्ड सिल्वर को लेके भी बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा ये अंगूठा बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है, तो सपोर्ट किया करो। सबसे पहले जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया कि बिटकॉइन भैया एक रेजिस्टेंस था $98,000, उसके पार जाने के बाद अभी दोबारे से रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इथेरियम को देखते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की लगातार इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लगभग $3300। और ये मत भूलिएगा, हमने बोला भी था फिबोनाची की रेशियो है 0.618 जो कि 3350 के आसपास आती है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी रेजिस्टेंस नहीं होती है टेक्निकली। अगर हम चाहते हैं कि भैया इथेरियम भी $4000 को पार करे या उसके पास जाए, तो उसको पहले तो ये रेजिस्टेंस और उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि $3700 पे आती है उसको पार करना पड़ेगा, ताकि ये $4000 को छूता देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, मार्केट के अंदर मंडे को कुछ कांड हो जाता है, तो $3000 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है $2900, यानी कि $2900 से $3000 एक सपोर्ट का यहाँ काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सोलाना को लेके, वही बॉक्स ट्रेडिंग चल रही है, $150 पे जाता है, वहां से रिजेक्ट होके देख रहा है। अगर ये 130-125 डॉलर के आसपास जहां पे लगातार इसको सपोर्ट मिल रही है वहां आ जाए तो एक एंट्री के लिए देख सकते हो। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की या $150 के आसपास जो है इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके पार जाता है तो ये भी $170-180 छूने का पोटेंशियल रखता है। और ये मत भूलिएगा कि अगर बिटकॉइन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में ऑल टाइम हाई लगातार देखने को मिलना चाहिए, तो ये सारे कॉइन्स भी उसको फॉलो करते देखने को मिलने चाहिए। तो हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कार्डानो की बात करते हैं, ये तो 100 डे मूविंग एवरेज, इसने कोई मोमेंटम ही नहीं दिखाई है। लेकिन अच्छी बात क्या है, चेन लिंक की बात करते हैं, कार्डानो CME जो कि कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके फ्यूचर्स ला रहा है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेडिंग तो अगर आती है तो और ट्रेड होगा, एडॉप्शन बढ़ेगी, तो ये भी एक अच्छे मोमेंटम में आता देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखते हो $0.4 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज में फंसा हुआ है। अगर इसके पार जाता है तो ये आधे डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है और $1 को पार करने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, एक अच्छी एंट्री $0.35 के आसपास मिले तो फोकस कीजिएगा। XRP ने एक मोमेंटम गेन किया था, $2.5 के आसपास पहुंच भी गया था। अभी 50 और 21 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है जो कि $2 के आसपास है। अगर यहाँ ही मेंटेन कर पाता है तो 2.2 से लेके $2.5, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये भी $1.8, यानी कि $2 के आसपास अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, जो सिचुएशन बन रही है उसका वो कह लिए दो धारी तलवार हो रखा है। क्रिप्टो मार्केट पे अगर ओवरऑल देखते हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। और नए हफ्ते की शुरुआत में हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन वही बात है, थोड़ा सा आप अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लाइंस मैंने आपको बताई हैं, इनको पकड़ के बैठो। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो
तो जैसे बड़े लोग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, हमें उससे कुछ हटके एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको ही फॉलो करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो 2025 के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने निराश किया है, ऐसा शायद 2026 में ना हो। और जितना हमें लुट पिट गए हैं, तो इससे ज़्यादा क्या बुरी फजीयत हो जाएगी, हमें थोड़ा सा ये सोचना है। लेकिन स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं बड़े कॉइन्स में, अच्छे कॉइन्स में बने रहो, ऐसे ही किसी कॉइन में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो ग्लोबल जो आपके लिए जो कई, ये भी एक एसेट की तरह ही है। जैसे हम दूसरे एसेट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे हम गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड इनको ट्रीट करते हैं, ऐसे ही इसको भी एक जो है एसेट की तरह देखा जाए, और जिसमें से हम ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस ला सकें। तो वही चीज़ थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर पे फोकस करना है और थोड़ी समझदारी दिखानी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, घबराइए मत, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।